डियर स्टूडेंट, सांख्यिकी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्दावली है अनुसंधान। सर्वे या फिर इन्वेस्टिगेशन एक ही चीज़ है। अनुसंधान करना मतलब चीज़ों को जानना, परखना। क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा आता है उस डेटा के से हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उस डेटा को पढ़ना पड़ता है, उस डेटा को समझना पड़ता है और समझने के हिसाब से ही डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो अनुसंधान का मतलब होता है हमें जो जानकारी चाहिए, हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए तमाम प्रक्रिया को करना, और इसी प्रक्रिया को करने को सांख्यिकीय अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिकल सर्वे और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। आज की इस क्लास में मैं आपको इसी सांख्यिकीय अनुसंधान के बारे में, इसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा कि होता क्या है, कि जब आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं तो क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। इस फिलहाल आपने प्राथमिक विधि, समंकों के संकलन की विधियों के बारे में पढ़ लिया, अलग अलग तरीके से पढ़ लिया। आपने जो है सैम्पलिंग सर्वे पढ़ लिया है, आपने सेंसस पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन हमें समझना पड़ेगा आखिर ये अनुसंधान जो शब्द है ये क्या होता है, किसे कहते हैं। दैट इज सांख्यिकीय अनुसंधान, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन या सर्वे एक ही चीज़ है। कंफ्यूज नहीं आना है कि पहले सर्वे लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है जांचना, परखना, गहन अध्ययन करना, इन्वेस्टिगेट करना, सर्वेस करना, विश्लेषण करना। तो सांख्यिकीय अनुसंधान अथवा जांच का अर्थ होता है सांख्यिकीय विधियों की सहायता से ज्ञान की खोज करना। मतलब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी समंक हमारे पास है, जो तथ्य हमारे पास है, उस तथ्य को जांचना है, उस तथ्यों को परखना है और उसके बाद हमें अपना रिजल्ट निकालना है। इसलिए अनुसंधान या जांच जो वर्ड है इसका मतलब होता है ज्ञान की खोज, द सर्च ऑफ नॉलेज। यहाँ पर नॉलेज का सीधा मतलब होता है अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आगे बढ़ना। क्योंकि हमें जो चाहिए वो ऐसे नहीं मिलता है, हमें जो चाहिए वो ढूंढना पड़ता है, वो जांचना पड़ता है। हमारे सामने बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है लेकिन सभी डेटा से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। अब जब उद्देश्यों की पूर्ति सभी डेटा से नहीं कर सकते, लेकिन उस डेटा को पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपने उद्देश्यों के अनुसार उस डेटा से ग्रुप में बांटते हैं और हमारे पास जो अवेलेबल होता है बहुत सारों में से जो कॉमन डेटा हमें चाहिए होता है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर से हमें उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसी को अनुसंधान के नाम से जानते हैं। सांख्यिकीय अनुसंधान द्वारा ही वही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जिसे संख्या में व्यक्त करना संभव। जब सांख्यिकीय अनुसंधान की बात करते, इन्वेस्टिगेशन की बात करते, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना होगा कोई भी चीज़ जिसको हम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसको हम जो है संख्या के रूप में लिख सकते हैं, हम केवल उसी चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको पहले दिन ही बता दिया गया था सांख्यिकी के अर्थ बताते वक्त कि सांख्यिकी समंकों का अध्ययन करता। सम अंक यानी कि तथ्यों जो कि संख्यात्मक रूप में प्रतिबिंबित होता है, संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जिसको संख्या के रूप में हम नहीं पढ़ सकते, संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते, उसका अनुसंधान नहीं किया सकता। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि सांख्यिकीय अनुसंधान से आशय किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की गई ऐसी जांच से है जिसमें आवश्यक जानकारी शब्दों की अपेक्षा संख्या में संकलित की जाती है। मतलब एक ऐसा सर्वे, ऐसा जांच जहां पर तथ्यों को या फिर इंफॉर्मेशन को या फिर जानकारी को संख्या के रूप में संकलित किया जाता है। तो सांख्यिकीय अनुसंधान का आधार ही समंक होता है। समंक जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में, आम भाषा में हम डाटा बोलते हैं। समंकों को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से संकलित करना होता है, उनको अलग अलग विधियों के माध्यम से विश्लेषण करना होता है, अलग अलग वर्गों में बांटना होता है और समस्या के समाधान हेतु उसका विश्लेषण करना होता है। ये पूरी प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। और सांख्यिकीय अनुसंधान तकनीकी कार्य होता है, एक वैज्ञानिक कार्य होता है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतलब इस कार्य को हर कोई आम आदमी नहीं कर सकता। सांख्यिकीय अनुसंधान के कार्य को वही पूरा कर सकता है जिसके पास सांख्यिकीय नॉलेज होता है। मतलब जिसके पास सांख्यिकी का ज्ञान होता है, जो कुछ सांख्यिकी को समझता हो, जो संख्यों को पढ़ता हो, जो समंकों को जानता हो, समंकों को एकत्रीकरण समझ, नॉर्मली जिसको स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान है वही इसका अध्ययन कर सकता है। जॉन आई ग्रिफिन ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। जॉन आई ग्रिफिन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे अपने समय में। उन्होंने कहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान के लिए सांख्यिक मतलब समंक,
में सदैव पर्याप्त व्यवहार चातुर्य, विषय सामग्री क्षेत्र का गहरा विस्तार ज्ञान और व्यावहारिक कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त योग्यता का होना आवश्यक है। मतलब यहाँ पर अगर आपको अनुसंधान करना है तो अपने जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान, योग्यता की आवश्यकता आपको है, अदरवाइज आप इस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते। जब हम सांख्यिकी अनुसंधान को हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत अनुसंधान जब करेंगे तो प्रमुख चरण जो होते हैं, मतलब कैसे करते हैं, स्टेप टू स्टेप होता है। कोई भी चीज़ बिना स्टेप में नहीं होता। आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं, आप लेखा शास्त्र की बात करते हैं, कि अकाउंटेंसी की बात करते हैं, वहाँ पर हर चीज़ स्टेप टू स्टेप होता है। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो डेटा की बात करेंगे वहाँ पर स्टेप टू स्टेप कलेक्शन होता है। सबसे पहला होता है कि सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, कि हमें क्या करना है, हमारे उद्देश्य क्या होंगे, कैसे करेंगे, विधियाँ कौन सी, उन सब चीज़ों के बारे में योजना। आयोजन का मतलब होता है योजना का तैयार करना। क्या तैयार करना? योजना तैयार करना, प्लानिंग करना, कैसे करेंगे। उसके बाद प्लानिंग के अकॉर्डिंग समंकों का संकलन किया जाता है अलग अलग विधियों के माध्यम से, चाहे प्राथमिक डेटा कलेक्ट करना हो, द्वितीयक करना हो, सैम्पलिंग करना हो या सेंसस करना है, उसका प्रयोग करेंगे। जो भी समंक हमारे पास अवेलेबल हो जाता है उस समंकों का संपादन करेंगे, एडिटिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, चाहे हम टेबल के माध्यम से करेंगे या फिर चित्रों के माध्यम से करेंगे, ग्राफ के माध्यम से करेंगे, प्रेजेंटेशन करना होता है। प्रेजेंटेशन होने के बाद के स्टेप में फिर डेटा जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसका विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण होने के बाद फिर निर्वचन और प्रतिवेदन किया जाता है, मतलब रिपोर्ट बना के प्रस्तुत किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के सामने जो जिसकी आवश्यकता होती है। ये तमाम प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को अनुसंधान की विधियाँ, अनुसंधान की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। सबसे जो प्रक्रिया में पहला पॉइंट है वह सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन। आयोजन का मतलब होता है अरेंजमेंट, जिसको नॉर्मल बिजनेस की लैंग्वेज में हम अपने कॉमर्स लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ पर नियोजन करना। क्या करना? नियोजन करना। नियोजन का मतलब क्या करना? प्लानिंग करना। क्योंकि आप किसी भी चीज़ के बारे में जो कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले सोच समझकर अच्छी तरह से विचार विमर्श करके उसके हर एक पहलुओं के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे आप आयोजन करने जा रहे हैं, आप सांख्यिकी समंकों का करेक्शन करने जा रहे हैं, भाई क्यों करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, ज़रूरत क्या है, किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, आपके सोर्स क्या होंगे, मतलब हर एक बिंदुओं के बारे में आपको पहले से ही पता करना जरूरी है। दैट मीन्स सांख्यिकी अनुसंधान का पूर्व नियोजन उसकी सफलता और श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है। जैसी बात है आपको पता ही नहीं अपने उद्देश्यों के बारे में, अब क्या खाक कलेक्शन करेंगे आप? डेटा का संकलन ही उसके उद्देश्य के अनुसार होता है। अगर आपको 100% डेटा चाहिए, 100% एक्यूरेट डेटा चाहिए और सीक्रेट होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको उनके अनुसार आपको प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, सेंसस मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उद्देश्यों के बारे में पता होना जरूरी है और जिसका निर्धारण इसी प्रक्रिया में होता है। पहला, सर्वेक्षण का प्रारंभ से अंत तक सावधानीपूर्वक नियोजन करने से कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, किस विधि का प्रयोग होना है, कौन से जो है महत्व का प्रयोग करना है, कैसे संकलित करना, हर एक चीज़ के बारे में पहले से ही नियोजन कर लिया जाता है। और पहले से नियोजन करने से उसको पालन करने से हमारा जो परिणाम होता है वो भी श्रेष्ठ आता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र। उद्देश्य क्यों होता है? हमेशा अपने क्षेत्र के बारे में, अपने अनुसंधान के बारे में, जो भी आपका कार्य है उसके उद्देश्यों के बारे में पहले ही पूरी तरीके से परिभाषित करना जरूरी है। जैसे हम समंकों का संकलन इस कारण से, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करें। उद्देश्य बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। उद्देश्य के बारे में अनुसंधानकर्ता को मन में किसी प्रकार का सवाल, किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे तो अनुसंधानकर्ता भी सही तरीके से समंकों का संकलन नहीं कर पाएगा। समंकों का संकलन चलो कर भी किया तो उसके बाद उसका विश्लेषण करना है, वर्गीकरण करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, तो वो उसको सही तरीके से, सही विधि से नहीं कर पाएगा। तो उद्देश्यों का स्पष्ट होना जरूरी है, जिसके बारे में प्रोफेसर नीस बेंजन ने एक्सप्लेन किया। उद्देश्यों का निर्धारण प्रमुख महत्व रखता है, क्योंकि इससे यह निश्चित किया जा सकता है कि कौन से समंक संकलित करने हैं, संबंधित समंकों की क्या विशेषताएं हैं,
कौन से समंकों को ज्ञात करना है, संबंधों को ज्ञात करना है, अनुसंधान करने के लिए किन प्रतिनिधियों का प्रयोग करना है, मतलब कैसे सैंपल का चूज करना है, और अंतिम रिपोर्ट का प्रारूप और विषय हमारा क्या होगा। इसीलिए हमेशा उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप पूरे कार्य करने जा रहे होते हैं। तो अनुसंधान के उद्देश्य निर्धारित करते समय जो बातों को ध्यान में रखना है वो ये है कि सबसे पहले हमें कभी भी अति लालसा नहीं करनी चाहिए कि हम कम समय में कम पैसा खर्च कर से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर लेंगे, हम अपने ज़्यादा रिसोर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों का, क्योंकि इस तरह से आपको डेटा भी कम हो सकता है, गलत तरीके से होता है। उद्देश्य ऐसे नहीं होने चाहिए ताकि सफलता से प्राप्त कर लेने पर भी व्यय किए गए धन और लगाए गए समय का औचित्य सिद्ध ना हो सके। मतलब अगर आपने मान लो कम समय में कम धन प्रयोग करके भी प्रयोग किया है तो आपका उद्देश्य इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उससे जो है डेटा सही तरीके से कलेक्ट ना हो सके। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आता है, जो जानकारियाँ आप कलेक्ट करते हैं, उसके स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमें पता है जो सूचना होती हैं उसको अंकों के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, समंक बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो ये सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, वो क्या होता है, वो कई प्रकार से होता है, अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। पहला जो ग्रुप होता है आंतरिक और बाह्य, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। डेटा जिस संस्था के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसी संस्था के आंतरिक सोर्स है, उसी संस्था के अंदर से कलेक्ट किया जाता है, उसी संस्था के डॉक्यूमेंट से, रिपोर्ट से, प्रकाशन से कलेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको आंतरिक स्रोत बोलते हैं। जबकि डेटा अगर संस्था के बाहर किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त किया जाता है तो उसे बाह्य या बाहरी स्रोत के नाम से जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जो समंक संगठन के आंतरिक अभिलेख से प्राप्त होते हैं और जिनका संबंध संगठन के कार्यप्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से होता है तो उसको हम आंतरिक स्रोत बोलते हैं। जबकि जिन समंकों को संगठन या फिर स्रोत के बाहर से प्राप्त किया जाता है, अन्य जगह से प्राप्त करते हैं, उसको हम बाह्य स्रोत के नाम से जानते हैं। फिर होता है मौलिक या प्राथमिक या द्वितीयक समंक। समंक जैसा कि मैंने बताया था पहले भी दो प्रकार के होते हैं। जब अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से खुद अपना डेटा स्वयं कलेक्ट करता है पहली बार तो उसको मौलिक या प्राथमिक डेटा कहते हैं। लेकिन अगर किसी और के कलेक्ट किए हुए डेटा को अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों के लिए करता है तो उसको द्वितीयक समंक कहते हैं। तो ये प्राथमिक और दिमाग दो सोर्स है, प्राथमिक सोर्स और द्वितीयक सोर्स है। ठीक है, अब बात यह का उद्देश्य क्या होता है। जिन्हें प्रथम बार कलेक्ट किया जाएगा उसको प्राथमिक है, और उसी करेक्ट डेटा को अगर कोई व्यक्ति अगली बार यूज़ करता है बाद में तो उसको द्वितीयक समंक के नाम से जानते हैं। फिर होता है अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कितने प्रकार के अनुसंधान होते हैं। अगर अनुसंधान के प्रकार की बात करते हैं तो इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी के बाद जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट यही है कि अनुसंधान के प्रकारों को, अनुसंधान के टाइप्स को जानें। सबसे पहला कैटेगरी है प्रयोग अथवा सर्वेक्षण, एक्सपेरिमेंट और सर्वे। पहला है प्रयोग। प्रयोग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके। जैसे हम बात करते हैं कि सागर का पानी कैसा होता है, नमकीन क्यों होता है, तो सागर का पानी इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके हम दुखाते हैं, फिर देखते हैं उसके अंदर नमक होता है इसलिए उसको नमकीन होता है। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं प्रयोग। कि प्रयोग के आधार पर जब रिजल्ट निकाला जाता है जिसमें सांख्यिक एक प्रयोग जो कि जानबूझकर किया जाता है के प्रभावों को मापता है। जबकि सर्वेक्षण या अनुसंधान क्या होता है, ये वह होता है जिसमें उन तथ्यों की मांग की जाती है जो स्वतंत्र रूप से अनुसंधानकर्ता के प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ना होकर विद्यमान होते, जो पहले से ही विद्यमान होता है, बस उसको कलेक्ट करना होता है। इसके लिए किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जो अवेलेबल डेटा होता है, जैसे कितने पुरुष है, कितनी महिला है, हमने सर्वेक्षण कर लिया, सर्वे करवा लिया, सबके विचार क्या व्यक्त करता है, सर्वे करवा लिया। तो सर्वे जो पहले से ही अवेलेबल होता है, बस उसको कलेक्ट करना होता है। और प्रयोग जो है उसके बारे में वास्तविकता की जानकारी करना होता है। दो प्रकार का हो गया, एक प्रयोग और दूसरा सर्वेक्षण। इसके बाद के ग्रुप की बात कर रहे हैं संगणना और निदर्शन। संगणना और निदर्शन जिसको बोलते हैं सेंसस और सैंपलिंग। जब अवेलेबल डेटा के प्रत्येक क्षेत्र की 100% इकाइयों के बारे में जाना जाता है, समझा जाता है, 100% इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, तो उसको बोलते हैं संगणना, दैट इज आल्सो नोन एज जनगणना। लेकिन सभी इकाइयों में से केवल कुछ इकाइयों के बारे में ही पढ़ना
जो कि उस तमाम टोटल के बारे में प्रतिनिधित्व करता हो तो उसको बोलते हैं निर्देशन। निदर्शन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा आप। निदर्शन जैसे आल्सो नोन एज प्रतिचयन, क्या बोलते हैं? प्रतिचयन, दैट इज आल्सो नोन एज प्रतिदर्श, और नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको? सैंपल। क्या बोलते हैं? सैंपल। ठीक है, मतलब बहुत सारी इकाइयाँ अवेलेबल है, बहुत सारे संख्याएं अवेलेबल है, उसमें से कुछ को कलेक्ट कर लेना और उसके बारे में अध्ययन करना, वो होता है हमारा सैंपलिक अनुसंधान। ठीक है, निदर्शन अनुसंधान। तीसरा ग्रुप है गोपनीय और प्रकट। कुछ अनुसंधान ऐसे होते हैं, कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो हम केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कलेक्ट करते हैं, किसी और को बता नहीं सकते। अगर उस जानकारियों को गुप्त रखा जाता है, किसी के सामने प्रकट नहीं करना है, वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है ना, निजी जानकारियाँ होती हैं, इसको पर्सनल जानकारी कहते हैं, तो उसको गोपनीय अनुसंधान कहते हैं, जिसके बारे किसी के बारे में पता नहीं होता है। जबकि कुछ अनुसंधान ऐसे होते हैं जिसके परिणाम होता है, जिसके रिजल्ट होता है, उसको प्रकाशित किया जाता है, जिसके बारे में सभी को बताया जाता है, तो उसे जो है हम क्या बोलते हैं? प्रकट अनुसंधान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुसंधान। प्रत्यक्ष तथा परोक्ष अनुसंधान, जिन तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जाता है, जैसे वस्तु उत्पादन की मात्रा कितनी है, ऊंचाई, भार, आयु आदि, जिसको प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी यूनिट में प्रकाशित किया जाता है, उसको प्रत्यक्ष अनुसंधान कहते हैं। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको संख्या के रूप में हम प्रकट नहीं कर सकते। बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जिनको संख्या के रूप में हम नहीं लिख सकते, जैसे किसी की बुद्धि कितनी होती है, योग्यता क्या है, ईमानदारी है, ये सब चीज़ें, इसको हम जो है डायरेक्टली किस रूप में? डायरेक्टली अंकों के रूप में नहीं लिख सकते। अब कोई कितना बुद्धिमान है, कितना मार्क्स लेके आया, उसके अकॉर्डिंग दर्शाया जाता है। भाई मार्क्स लेके आया वो तो चीटिंग करके भी आ सकता है, तो उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, इसको हम डायरेक्टली अंकों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसे डेटा को, ऐसे अनुसंधान जो कि किसी जो संख्यात्मक रूप में नहीं होता, उसका अध्ययन किया जाता है, उसको परोक्ष अनुसंधान के रूप में जानते। इसके लिए किसी दूसरे अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके का प्रयोग किया जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से अंकों में बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक और आवर्ती अनुसंधान। जब कोई अनुसंधान पहली बार किया जाता है, मूल रूप से अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं किया जाता है, तो उसको मौलिक अनुसंधान कहते हैं। लेकिन उसी अनुसंधान के माध्यम से कोई दूसरी बार फिर से उसके बारे में अध्ययन करता है, तो उसको जो है हम पुनरावृत्ति अनुसंधान के नाम से जानते हैं। जैसे ए ने अपने लिए डेटा कलेक्ट कर दिया, वो मौलिक हो गया, तो ए के डेटा को बी यूज़ कर रहा, तो बी के लिए वो पुनरावृत्ति अनुसंधान हो जाएगा, आवर्ती अनुसंधान हो जाएगा। व्यापक तथा सीमित अनुसंधान, जब समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में, एक समस्या के अलग अलग पहलुओं के बारे में विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तो वो होता है व्यापक। लेकिन अगर उसके किसी विशिष्ट गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, किसी केवल एक या दो पहलुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसका वो होता है सीमित अनुसंधान। सीमित मतलब यहाँ पर गुण क्षेत्र कम हो जाते हैं, और व्यापक मतलब होता है क्षेत्र हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, नियमित और सामयिक अनुसंधान, जब अनुसंधान लगातार होता रहता है, किसी विभागों के द्वारा स्थायी रूप से किया जाता है, लगातार जानकारी, जैसे पॉल्यूशन के बारे में लगातार जानकारी चाहिए, बारिश कितनी हुई लगातार जानकारी चाहिए होती है, मॉइस्चर कितना लगातार जानकारी चाहिए होती है। तो जब नियमित रूप से किसी निश्चित विभाग के द्वारा जानकारी इकट्ठा की जाती है, तो वो नियमित अनुसंधान होता है। लेकिन जब किसी विशेष समय पर विशेष दृष्टिकोण के हिसाब से, विशेष उद्देश्य के हिसाब से जानकारी इकट्ठा की जाती है, तो वो सामयिक मतलब समय के अनुसार, हर वक्त नहीं, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ते है तब डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो उसको सामयिक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। पायलट अथवा व्यापक अनुसंधान, पायलट अनुसंधान व्यापक अनुसंधान से पूर्व परख। मान लो हमें जो है 1000 लोगों से जानकारी इकट्ठा करनी है, और उसके लिए हमने क्या तैयार किया? प्रश्नावली तैयार की, हमने प्रश्नावली तैयार कर ली, और इस प्रश्नावली हमारी सही है या गलत है, सही है या गलत है, ये जांचने के लिए हमने पहले 50 लोगों पर उस प्रश्नावली को ट्राई किया।
तो पूरे डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले उसके बारे में अगर रैपिडली जल्दी से कुछ लोगों पर अप्लाई किया जाता है तो उसको पायलट सर्वे या पायलट अनुसंधान के नाम से जानते हैं, ताकि हमें पता चल सके ये प्रश्नावली क्या हमें सभी लोगों से सही जानकारी दे सकता है या नहीं दे सकता है। पहले एक रैपिड टेस्ट हो जाता है, जैसे कोई टीका बनाया जाता है तो टीका को डायरेक्टली सब पर अप्लाई नहीं करते, पहले कुछ लोगों पर देखते हैं, टेस्ट होता है, पहले जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, ठीक है, फिर कुछ लोगों पर टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद जब देखा सब कुछ पॉजिटिव है तब सभी के ऊपर लगाया जाता है। तो इसको बोलते हैं रैपिड सर्वे या फिर दैट इज पायलट सर्वे। और जब सभी लोगों पर अप्लाई हो जाता है तो वो होता है व्यापक अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट है सांख्यिकीय इकाइयों का निर्धारण और उनकी परिभाषा। सांख्यिकीय इकाई है, क्योंकि जब भी हम सांख्यिकी के अंतर्गत अंकों के बारे में पढ़ते हैं एक इकाई का होना जरूरी है। जैसे भार को मापते हैं केजी से, लंबाई को मापते हैं मीटर को या फिर किलोमीटर से, ठीक है, इस प्रकार से वजन को केजी में मापते हैं या फिर अलग अलग यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो बात होती है सांख्यिकी इकाइयों का निर्धारण कैसे होता है। निर्धारण करने के अपने तरीके होते हैं, उद्देश्य के अनुसार होता है, उसके बारे में पहले से ही परिभाषित हो जाना जरूरी होता है कि हम इस चीज़ को इस तरीके से व्यक्त, जैसे अनुपात में व्यक्त करना है, प्रतिशत में करना है, गुणक में करना है, टाइम्स में करना है, कैसे करना है, भाई पहले से ही वो तय हो जाना जरूरी होता है, जिससे उस इकाई के बारे में अध्ययन करना आसान हो जाए। तो जब हम सांख्यिकी इकाई के बारे में बात करते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुसार वो इकाई होती हैं। अनुसंधान अगर लोगों के नंबर के बारे में बात करता है तो उस हिसाब से मार्क्स होने चाहिए। अगर लोगों की बच्चों की लंबाई के बारे में होती तो लंबाई सेंटीमीटर में होना चाहिए या फिर इंच में होगा, ये बात होनी चाहिए। ये जो इकाई होती है स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट आत्मपरिचय, जो अपने आप को अपने उद्देश्य को पूरी तरीके से बता सके, ऐसा होना चाहिए। सांख्यिकी इकाई निश्चित, विशिष्ट और ठीक ठीक पता लगाने वाला होना चाहिए। इकाई में सजातीय और समरूपता होनी चाहिए, एक जैसे के लिए एक समान इकाई होनी चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए, यानी कि हर बिंदु के लिए अलग अलग इकाई का प्रयोग करें तब भी गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकाई में स्थिरता होना चाहिए, इकाई ऐसा नहीं कि बदलता चला जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टैटिस्टिकल इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जब सांख्यिकी इकाइयों के बारे में बात करते हैं ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आगरण की इकाई और दूसरा होता है विश्लेषण व निर्वचन की इकाई। जब आगरण की बात करते हैं इसमें तीन प्रमुख इकाई होती हैं, एक होता है सरल इकाई, एक होता है संयुक्त अथवा मिश्रित इकाई और एक होता है काल्पनिक इकाई। जबकि विश्लेषण और निर्वचन की जब बात करते हैं इसमें तीन इकाइयाँ होती हैं, दर, अनुपात और गुणक। चलिए इनके बारे में एक तरह से पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्या है इसकी ये चीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं आगरण की इकाई, यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब जांचना, परखना, जब उसको इन्यूमरेट किया जाता है। विश्लेषण, ठीक है, तब जिन इकाइयों के आधार पर तथ्यों की माप और समंकों का संकलन किया जाता है उन्हें आगरण की इकाई के नाम से जानते हैं। जैसे वस्त्र उत्पादन कितना होता है माप करना है मीटर में, किसी चीज़ का भार क्या होता है टन में, समय के लिए घंटे का प्रयोग करते हैं, ये आगरण की इकाई होती है। मतलब जब माप किया जाता है, जब सर्वे किया जाता है उसी टाइम यूज़ होने वाला। तो जैसे सरल इकाई होती है, सरल इकाई जहाँ पर किसी एक ही चीज़ के निर्धारण की बताता हूँ, किसी पार्टिकुलर एक ही चीज़ के बताता हूँ, जैसे टन होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है, किलोमीटर के बाद अगर हम बात करते हैं लीटर होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें जब एक पार्टिकुलर चीज़ को बताता हूँ वो होता है सरल इकाई। सरल इकाई के बाद दूसरा होता है संयुक्त अथवा मिश्रित इकाई। बहुत जगह हम जो है सरल इकाइयों का नॉर्मली व्यवहार नहीं कर सकते, उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, जो सरल इकाई होती हैं उसमें अगर विश्लेषण तत्व का प्रयोग कर देते हैं, विशेषण प्रयोग कर देते हैं तो वो मिश्रित में बदल। सरल इकाई जैसे आपने बताया अभी कि एक यूनिट, अब सरल से एक से ज़्यादा, जैसे होता है किलोमीटर, यात्री किलोमीटर, जैसे नॉर्मली किलोमीटर जब बात करते हैं तो ये तो हो गया आपका सरल। लेकिन वहीं पर अगर हमने यात्री की बात कर दी, यात्री किलोमीटर, एक यात्री कितने मीटर की बात करते हैं, तो वो होता है हमारा संयुक्त इकाई। तीसरा होता है काल्पनिक इकाई। कभी कभी ऐसे होती है, कुछ इकाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ विश्लेषण ऐसा होता है कि नॉर्मल सरल इकाइयों का प्रयोग नहीं करते, मीटर, लीटर, कीटर ऐसे, उसकी जगह हम कुछ काल्पनिक तथ्यों की बात करते हैं। जैसे अश्वशक्ति, अरे देखो इसके अंदर कितनी ज़्यादा अश्वशक्ति है, तो अश्वशक्ति एक्चुअली में कोई इकाई नहीं है, एक कल्पनात्मक प्रयोग कर दिया। दूसरा होता है खच्चर, अरे इसका दिमाग तो खच्चर नुमा है, ये देखो कि तकिए, इस तरह मतलब तुलना की सुविधा के लिए जब एक मनगढ़ंत एक काल्पनिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो वो होता है।
तो उसके बाद होता है विश्लेषण व निर्वचन की इकाइयाँ। जब हम चीज़ों को विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते समय जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो होता है विश्लेषण निर्वचन की इकाइयाँ, जिसमें अनुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, दर हो गया, गुणक हो गया आदि, जिसमें तुलना की जा सके, एनालाइज किया जा सके। जिसमें सबसे पहला होता है दर। दर सांख्यिकी में दर का प्रयोग, या देखिए दर्द लिखा हुआ, ये हो गया दर का प्रयोग जनसंख्या के समर्थकों के अध्ययन में किया जाता है। दर का मतलब किस रेट को बताता है, किसी भी चीज़ की होने की दर प्रति व्यक्ति जो प्रति 100 होता है। दर की कैलकुलेट करने के लिए एक समय अवधि में जितनी भी घटनाएं हुई हैं और पूरे समय अवधि में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सबके टोटल से, यानी कि टोटल से संख्या को हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं और फिर 100 से गुणा कर देते हैं, तो जो आता है वो दर होता है। ठीक है, क्या होता है, वो दर होता है। नॉर्मली जो दर होता है उसको हम किस में दर्शाते हैं, प्रतिशत में दर्शाया, किस में दर्शाया जाता है, प्रतिशत। जैसे इस गांव में 50% महिलाएं जो है अनपढ़ है, इस गांव में 50% महिला अनपढ़ है, तो 50% ये जो प्रतिशत है जो दर बता रहा है किसकी, साक्षरता की। फिर होता है अनुपात। जब हम दो एक समान सजातीय आंकड़ों के बीच में तुलना करना चाहते हैं तुलनात्मक रूप से, जैसे अगर हम साक्षरता की बात करते हैं, हम बात करें पुरुष की और एक तरफ लेते हैं महिला की। एक गांव में 10,000 पुरुष है और उसी गांव में 8,000 महिला है, तो क्या अनुपात हो गया, 10,000 और 8,000 का अनुपात निकालेंगे तो ये हो गया 10 और 8, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, यानी कि 5 और 4 का रेशियो है। तो जब अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है, लिखा हो किसी नगर में 10,000 पुरुष 8,000 महिला है, तो क्या हो गया, तो पुरुष और स्त्री का अनुपात कितना हो गया, 5 और 4 का हो गया। वहीं पर गुणक, गुणक क्या बताता है, गुणक तुलना करने के लिए एक तुलनात्मक इकाई बताता है जो कि टाइम्स के रूप में, इसको बोलते हैं टाइम्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है गुणक किसी भी चीज़ की मात्रा क्यों बट्टे उसकी कुल संख्या कितनी है, वो गुणक हो गया। और गुणक के बाद होता है परिशुद्धता का परिणाम निश्चित करना। सांख्यिकी अनुसंधान में केवल आंकड़ों को संकलित करने के बाद उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो समंक है हमारे पास, जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसमें शुद्धता का स्तर कितना है। शुद्धता को जानना, शुद्धता को परखना जरूरी है। बिना शुद्धता को जाने उसको आगे प्रयोग करना हमारे लिए घातक और हमारे सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो अनुसंधान के अंतर्गत ध्यान में रखना पड़ता है। कोई भी डाउट होता है किसी प्रकार का जरूर बताइएगा। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तब तक के थैंक यू एंड बाय।